हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी। अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत में इस्लामी राज्य यानी दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को डिस्कस करेंगे, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने अभी तक के जो मेरे सेशंस हैं तो उनको स्टार्टिंग से एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट सेशन में अपनी वीडियो में मैंने तुर्क आक्रमण और दिल्ली सल्तनत का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया था। उसके बाद मैंने आपके कोर्स का फर्स्ट टॉपिक यानी 1526 ईस्वी तक के मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, तो इस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करके 3 सेशन में इसको कंप्लीट किया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो सल्तनत कालीन जो मुस्लिम इतिहासकारों की जो रचनाएं हैं उनको डिस्कस किया था, उनके इतिहास लेखन को। सेकंड पार्ट में जो विदेशी यात्रियों का जो विवरण है, फॉरेन ट्रैवलर्स का जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स है उसको डिस्कस किया था और साथ में स्वदेशी साहित्य को भी डिस्कस किया था। थर्ड पार्ट में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को मैंने डिस्कस किया था, पुरातात्विक स्रोतों को सल्तनत काल की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो था भारत में तुर्क आक्रमण, उसको स्टार्ट किया था। इस टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड करके मैंने डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट था पूर्व मध्यकाल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा और हिंदूशाही राज्य। फिर सेकंड पार्ट में मैंने महमूद गजनवी के सैन्य अभियानों को 2 वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों को थर्ड पार्ट में 2 वीडियो में कंप्लीट किया था। और फिर नेक्स्ट सेशन में फोर्थ पार्ट में मैंने तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की असफलता के कारणों को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, अगर आप इतिहास विषय को लेकर सिंसियर हैं तो आप क्रम से हर वीडियो को देखिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको तभी क्लियर होगा जब आप सिस्टेमेटिक व्यवस्थित रूप से शुरू से उनको देखें, सीक्वेंस में उनको देखें। कोई कन्फ्यूजन उस समय फिर आपको नहीं रहेगा। तो एक एक करके वीडियो को शुरू से देखिए और उनको एंड तक देखिए। हर वीडियो में सभी फैक्ट्स के साथ घटनाओं का एनालिसिस किया गया है और बहुत डेप्थ में आपको ये डिस्कस किए गए हैं सारे टॉपिक, तो उनको आप शुरू से देखिए। तो अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के पहले वंश को, जिसका पहला शासक यानी संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो जनरली उसको गुलाम वंश कहा जाता है। उसके अलावा उसे मामलुक या प्रारंभिक तुर्क वंश भी कहा जाता है और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से 1290 तक, यानी कि इसकी अवधि है 1206 से 1290 ईस्वी तक। और इसके अंतर्गत 3 वंश हैं। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक पहले वंश का फाउंडर है। दूसरे वंश का फाउंडर इसके अंतर्गत जो है उसका है इल्तुतमिश। और तीसरा जो वंश है उसका फाउंडर है बलबन, जो गुलाम वंश के अंतर्गत आते हैं। अब इसके इस नामकरण पर, गुलाम वंश पर बहुत सारे इतिहासकार सहमत नहीं हैं, तो उसमें मतभिन्नता दिखाई देती है। लेकिन सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, गुलाम वंश, इस पहले वंश को ये नाम क्यों रखा गया। तो उसके पीछे जो तर्क दिया जाता है वो ये कि इसके अंतर्गत गुलाम वंश में 3 वंश हैं और इन 3 वंशों के जो फाउंडर हैं वो कभी ना कभी गुलाम रहे थे। तो इस वजह से कि इनके फाउंडर कभी ना कभी गुलाम रहे थे, तो इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा गया। लेकिन इस आधार पर बहुत सारे इतिहासकार इसका खंडन करते हैं, इसे गलत बताते हैं और उसके पीछे जो तर्क देते हैं वो ये देते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे, ये जो 3 जो फाउंडर हैं इस वंश, गुलाम वंश के अंतर्गत, तो उसमें भी केवल कुतुबुद्दीन ऐबक था जो गद्दी पर बैठते समय गुलाम था या उसे औपचारिक रूप से गुलामी यानी दास्ता से मुक्ति नहीं मिली थी। बाकी 2 यानी इल्तुतमिश और बलबन, जो दूसरे और तीसरे क्रम से वंश के फाउंडर थे, तो वो तो गद्दी पर बैठने से काफ़ी पहले ही दास्ता से मुक्त हो चुके थे। और अगर हम उनके उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो उत्तराधिकारी तो सभी के, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो या बलबन हो, तो उन सभी के उत्तराधिकारी कभी भी गुलाम नहीं रहे थे। तो इसलिए इसको गुलाम वंश नहीं कहा जा सकता, ये मानना है बहुत सारे इतिहासकारों का। और उसके अलावा जो ये 3 वंश हैं, तो ये तर्क देते हैं कि जब 3 वंश है इसके अंतर्गत तो इसको गुलाम वंश इस तरह से कहा जा सकता है। ये 3 वंश, जैसे कि मैंने बताया, पहला कुतुबी वंश जिसका फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा शमसी वंश जिसका फाउंडर है इल्तुतमिश, और तीसरा है बलबनी वंश जिसका फाउंडर है गयासुद्दीन बलबन। इसमें जो इल्तुतमिश है, जो शमशी वंश का फाउंडर है, और बलबन जो बलबनी वंश का फाउंडर है, ये दोनों इलबरी तुर्क थे। तो इसलिए इनके वंश को प्रथम इलबरी वंश और दूसरा इलबरी वंश भी क्रम से कहा गया। इल्तुतमिश के वंश को प्रथम इलबरी वंश और बलबन के वंश को दूसरा इलबरी वंश कहा गया। तो इस तरह से इन दोनों ही तर्कों के आधार पर
बहुत सारे इतिहासकार इसको गुलाम वंश जो इसका नामकरण है वो सही नहीं मानते। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसका जो नाम है वो मामलूक वंश इसको कहना ज़्यादा सही है, और उसके अलावा प्रारंभिक तुर्क भी इनको कहा जा सकता है। मामलूक ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। तो इस गुलाम वंश के अंतर्गत जो 3 वंश थे, तो अगर हम इनके फाउंडर देखें तो इनके फाउंडर यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन के जो माता पिता हैं वो स्वतंत्र थे, और बाकी जो इस वंश के जो शासक हैं तो वो तो हमेशा ही स्वतंत्र थे, जो इनके उत्तराधिकारी हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन के। तो इस तरह से मामलूक या प्रारंभिक तुर्क कहना इनको ज़्यादा सही है टेक्निकली। मामलूक या गुलाम वंश में जिसके अंतर्गत 3 वंश थे, तो उन 3 वंशों में कुल मिलाकर 11 शासक थे, 11 सुल्तान थे। तो मैं क्रम से उनके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था और पहला शासक था। वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 10 तक उसका शासनकाल रहा। उसके बाद दूसरा, ये इसी के वंश का जो दूसरा शासक था वो था आराम शाह, 1210 से 11, लगभग 8 महीने के आसपास इसका शासन रहा था। और उसके बाद फिर एक जो नई वंश का फाउंडर है गुलाम वंश के अंतर्गत, वो है इल्तुतमिश, जिसका शासन है 1211 से 1236 ईस्वी तक। उसके बाद बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, 1236 ईस्वी का शासनकाल है, और ये भी लगभग 7 महीने के आसपास गद्दी पर रहता है। उसके बाद है रजिया सुल्ताना, ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी, और इसका जो पीरियड है वो है 1236 से 40 तक। उसके बाद रज़िया के बाद मुइज़ुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठता है, जिसका पीरियड है 1240 से 42। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठता है, जिसका पीरियड है 1242 से 46, 1242 से 46 AD तक। फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह है, जिसका पीरियड है 1246 से 65 या 66 भी मान सकते हैं, 1246 से 65-66 तक। उसकी मृत्यु का वर्ष 65 भी माना जाता है और 66 भी माना जाता है। तो गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल भी 1265-66 से, क्योंकि उसके बाद वो गद्दी पर बैठा था, तो वहाँ से 1286-87 तक माना जाता है। 86-87 इसलिए क्योंकि बलबन की मृत्यु का वर्ष 86 भी माना जाता है और 87 भी माना जाता है। फिर है अज़दुद्दीन कैकुबाद, ये अज़दुद्दीन कैकुबाद बलबन का पोता था, और इसका जो पीरियड है वो 1286-87 से 1290 तक माना जाता है। जो अंतिम है इस गुलाम वंश का जो सुल्तान, और बलबन के वंश का भी जो अंतिम जिसे कहेंगे जो शासक है, लेकिन ये नाम मात्र के लिए ही इसे कहेंगे सुल्तान। उस तरह से तो कैकुबाद को भी माना जा सकता है। ये एक शिशु है, कैमूर्स जो है वो शिशु के बिल्कुल रूप में है, और ये कुछ दिन लगभग इसका शासन माना जाता है, वो भी औपचारिक रूप से, और वो है 1290 इसका पीरियड है। तो ये थे गुलाम वंश के सभी सुल्तान 11। अब हम आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पर, जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले उसके जन्म से शुरुआत करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 में तुर्किस्तान में हुआ था। ये एक तुर्क था, और जो ऐबक है वो वहाँ की एक ट्राइब थी। ऐबक का तुर्की भाषा में अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद बहुत खूबसूरत नहीं था। बचपन में ही निशापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी ने सबसे पहले उसे खरीदा था, और सबसे अंत में मोहम्मद गौरी ने उसे खरीदा था। मोहम्मद गौरी ने उसे प्रशासन में अमीर-ए-आखुर के पद पर नियुक्त किया। अमीर-ए-आखुर ये बहुत महत्वपूर्ण पद था प्रशासन में, और इसका अर्थ है अस्तबल यानी घुड़साल का अध्यक्ष। 1192 में मोहम्मद गौरी ने उसे अपने विजित भारतीय प्रदेश का प्रभारी या वायसराय नियुक्त किया। 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या खोखरों ने कर दी थी, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो लाहौर के नागरिक थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को इनवाइट किया शासन सत्ता पर अधिकार करने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर पहुंचा और उसने 1206 में शासन सत्ता पर अधिकार किया, लेकिन 1206 में उसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि के साथ शासन को आरंभ किया। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, और उसकी एक वजह ये मानी जाती है कि वो टेक्निकली अभी तक दासत्व से मुक्त नहीं हो पाया था। मोहम्मद गौरी की अचानक से हत्या उसकी हुई थी, तो इस तरह से उसकी मृत्यु हुई, तो ना तो वो उसको दास्ता से मुक्त कर पाया था, और ना ही वो अपना उत्तराधिकारी मोहम्मद गौरी की घोषणा कर पाया था। 1208 में उसे औपचारिक रूप से दासत्व से मुक्ति मिली। जो गौर में मोहम्मद गौरी का जो उत्तराधिकारी था, तो उसने 1208 में
कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त किया और सुल्तान के रूप में भी उसको मान्यता प्रदान की। 1208 में सुल्तान की उपाधि उसने ग्रहण की थी, तो इसीलिए 1208 में चूंकि वो दास्ता से मुक्त हुआ तो उसने सुल्तान की उपाधि 1208 में ग्रहण की। लेकिन जो उसने अपना शासन है वो लाहौर से ही जारी रखा, लाहौर को ही अपनी राजधानी उसने बनाए रखा। 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब 1206 में कुतुबुद्दीन गद्दी पर बैठा, एक और बात मैं ऐड कर रही हूँ, तो उसने अपने नाम का कोई खुतबा भी नहीं पढ़ाया। जैसे मलिक और सिपह सलार की उपाधि से शासन किया तो खुतबा भी नहीं पढ़ाया। जो दिल्ली के जो सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत में, उनको हम देखते हैं। खुतबा ये एक रचना होती थी जो मौलवियों से, जो सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, वो शुक्रवार की रात को नज़दीक की मस्जिद में अपनी प्रशंसा में, अपनी तारीफ में वो पढ़वाते थे। तो एक तरह से खुतबा जो है वो शासक की, सुल्तान की संप्रभुता का सूचक होता था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियां हैं उनका भी मैं जिक्र कर देती हूँ, जो जिन नामों से उसको बुलाया जाता था। तो उसमें है कुरान खां उसको कहा जाता था, लाख बख्श भी उसको कहा जाता था, पील बख्श भी उसे कहा जाता था, और हातिम सेकंड की उपाधियों से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को नवाजा गया। कुरान खां उसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि वो कुरान की जो आयतें हैं वो बहुत सुरीले अंदाज में वो पढ़ता था, तो इसीलिए उसको कुरान खां कहा जाता था। लाख बख्श उसकी दानशीलता की वजह से कहते थे कि जब भी वो किसी पर मेहरबान हो जाता था तो वो लाखों लुटाने में भी वो संकोच नहीं करता था। पील बख्श उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हाथियों का दान भी करता था, उसके लिए भी वो प्रसिद्ध था, तो हाथियों का दान करने की वजह से पील बख्श कहा जाता था। और उसके अलावा हातिम सेकंड की उपाधि भी उसको प्रदान की गई थी। अब हम भारत में शासक बनने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की भूमिका की बात करते हैं, यानी मोहम्मद गौरी की सेना नायक और मोहम्मद गौरी के भारत के विजित प्रदेशों के प्रभारी के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैं जो मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों पर जो मैंने डिस्कस किए थे, तो उन वीडियोस में बहुत डिटेल में कुतुबुद्दीन ऐबक की सभी उपलब्धियां हैं, तो आप उनको देखिए। और लेकिन मैं कुछ संक्षेप में इन सारी जो उपलब्धियां हैं शासक बनने से पहले मोहम्मद गौरी के सेना नायक के रूप में और प्रभारी के रूप में, तो वो एक बार मैं बता देती हूँ फिर से। मोहम्मद गौरी के लिए उसने, जब वो अपने सैन्य अभियानों की यहाँ शुरुआत करा था, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। शुरुआत से लेकर चलें तो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जिसमें जीता था पृथ्वीराज चौहान थर्ड से, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान कुतुबुद्दीन ऐबक का भी रहा। फिर जब 1192 में मोहम्मद गौरी वापस चला गया तो उसके बाद उसने अजमेर, मेरठ और बहुत सारी जो जगह विद्रोह हो गए थे तो उनको उसने दबाया, दिल्ली पर अपना अधिकार किया। 1194 में जो चंदावर का जो प्रसिद्ध युद्ध था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, उसने वहाँ भी मोहम्मद गौरी को सपोर्ट किया और तभी वो मोहम्मद गौरी जीत पाए, यानी बहुत बड़ा योगदान उस जीत में भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दिखाई देता है। इसके बाद उसने खुद से अलीगढ़ को जीता, अजमेर के विद्रोह को दबाया, अजमेर का एक तीसरा विद्रोह था, और ये सब मैं बता चुकी हूँ डिटेल में। गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा को लूटा उसने, राजस्थान के भी किलों को जीता कुछ को, और बुंदेलखंड का जो शासक था जेजाक भुक्ती का चंदेल शासक परमार्दी देव, उसको परास्त किया, और उसको परास्त करके जो जेजाक भुक्ती या बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था, परमार्दी देव का जो क्षेत्र था, कालिंजर, महोबा और खुजराहो, उन पर अधिकार किया। और इस तरह से ऐबक ने अपने स्वामी मोहम्मद गौरी को न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों को जीतने में मदद दी, बल्कि समय समय पर उसकी अनुपस्थिति में, उसके एब्सेंस में जो उसके विजित प्रदेश थे उनको भी तुर्कों को जीतने में या तुर्कों के आधिपत्य में रखने में उसने काफ़ी बड़ा योगदान दिया, और एक तरह से उनको बनाए रखने में, उनको बचाए रखने में, और राज्य का विस्तार इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के राज्य का विस्तार भारत में किया। अब हम भारत में तुर्की राज्य के प्रथम शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक की भूमिका को डिस्कस करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे कि मैंने बताया, वो 1206 में लाहौर से उसने शासन सत्ता को संभाला था और भारत में तुर्की राज्य की यानी दिल्ली सल्तनत की उसने स्थापना की थी। लाहौर को उसने अपनी राजधानी बनाया था, और जिन परिस्थितियों में उसने शासन सत्ता को संभाला था उसका भी जिक्र मैंने किया था। तो जब वो गद्दी पर बैठा तो उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, तमाम कठिनाइयाँ उसके सामने थी, और उनमें जो सबसे बड़ी कठिनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने वो थी उसके ही समान मोहम्मद गौरी के जो अन्य तुर्क दास अधिकारी थे, जिनमें प्रमुख थे ताजुद्दीन यल्दोश और नासिरुद्दीन कुबाचा, उनकी समस्या।
मोहम्मद गौरी के बारे में कहा जाता है कि उसके कोई पुत्र नहीं था और वो अपने जो तुर्क जो दास अधिकारी थे, जो गुलाम थे उसके, तो उनको वो अपने बेटों की तरह प्यार करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि वो उसका सबसे प्रिय दास अधिकारी था और वो उसके भारतीय राज्य का संरक्षक भी था। लेकिन इन सब के बावजूद जो उसके अन्य जो तुर्क दास अधिकारी थे, जिनमें ताजुद्दीन यल्दोज जो इस समय गजनी का स्वतंत्र शासक था, और दूसरी तरफ नासिरुद्दीन कुबाचा जिसके पास उच्च और सिंध का जो इस समय वहाँ पर शासन कर रहा था, तो ये दोनों ही गद्दी पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, क्योंकि ये भी तुर्क दास अधिकारी थे मोहम्मद गौरी के, कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह। और जिन परिस्थितियों में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी अचानक से, जिसका मैंने जिक्र किया है कि खोखरों ने उसकी हत्या की थी, तो वो अपना कोई राज्य का उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर पाया था। तो इसलिए ये दोनों ही भी ताजुद्दीन यल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह उसकी भारतीय राज्य का दावेदार मानते थे। अब है राजपूतों की समस्या। जो राजपूत हैं वो बहुत स्वतंत्रता प्रेमी कौम थी, तो राजपूतों को उनकी शक्ति को कमज़ोर निश्चित रूप से कर दिया गया था, लेकिन समाप्त नहीं कर सका था कुतुबुद्दीन ऐबक। और राजपूत जो है जगह जगह पर वो तुर्कों का मुकाबला कर रहे थे, स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। मध्य भारत में बुंदेलखंड का क्षेत्र, ग्वालियर का क्षेत्र, उधर कन्नौज का क्षेत्र, गंगा घाटी में, राजस्थान में जो राजपूत हैं वो लगातार अपने आप को स्वतंत्र करने की चेष्टा कर रहे थे। तीसरी जो समस्या थी वो थी बंगाल की समस्या। बंगाल जो तुर्की राज्य था भारत में, उसकी एक तरह से वो एकता थी। तो एकता के बारे में मैंने बताया था संक्षेप में, हालांकि वो अलग से उस एकता के बारे में मैं लेक्चर में अलग से बता दूंगी। तो ये जो है इतना ही आप मानकर चलिए कि तुर्की शासन में अगर प्रशासनिक इकाई के रूप में एकता होती थी, और जो प्रांत के रूप में भी जो होती थी, प्रांतीय इकाई को भी एकता कहा जाता था। बड़ी एकता एक तरह से उसे हम कह सकते हैं। तो प्रांतीय इकाई यानी उनको एकता कहा गया। हालांकि कई जगह सूबेदार शब्द भी आ जाता है, लेकिन टेक्निकली इक्तादार ज़्यादा सही है दिल्ली सल्तनत में। तो बंगाल में जैसे कि जब मैं मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियान की बात करी थी, तो मैंने बख्तियार खिलजी का जिक्र किया था, जिसने बिहार और बंगाल को विजित करने का श्रेय जिसको दिया जाता है, और उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। और ये भी बताया था कि 1206 में उसकी हत्या कर दी गई थी। 1206 में इस बख्तियार खिलजी की, जिसने लगभग दक्षिणी बंगाल पर अपना शासन स्थापित कर लिया था और लखनौती से वो को राजधानी बनाकर वो वहाँ पर शासन कर रहा था, तो वहाँ पर अली मर्दान खान ने उसकी हत्या, अली मर्दान खिलजी ने, एक खिलजी सरदार था, उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन जो बाकी खिलजी सरदार थे वो उसके फेवर में नहीं थे, अली मर्दान खिलजी की फेवर में नहीं थे, और इसीलिए उसने दूसरे एक जो अपना जो साथी था शेरा, उसको इस शर्त पर गद्दी पर बैठा दिया अली मर्दान खान की जगह, जो खिलजी सरदारों ने, कि वो दिल्ली की अधीनता को स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि वो दिल्ली सल्तनत की एकता नहीं रहेगा बंगाल, बल्कि वो स्वतंत्र शासक के रूप में जो शेरा है वो शासन करे। इसीलिए खिलजी सरदारों ने अली मर्दान खान को हटाकर शेरा को वहाँ पर बैठाया था, मोहम्मद शेरा को। तो इस तरह से जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा, तो उस समय जो बंगाल है वो स्वतंत्र एक तरह से राज्य के रूप में था, स्वतंत्र प्रदेश के रूप में था। तो उसको दिल्ली सल्तनत के अधीन करने की भी एक समस्या कुतुबुद्दीन ऐबक के पास थी। उसके बाद जो एक और जो बड़ी समस्या जो इसके सामने थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, और अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी समस्या थी, ये ताजुद्दीन यल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा से भी बड़ी समस्या उसके सामने थी, और वो था गजनी। ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि गजनी, जहाँ का शासक कौन था इस समय, ताजुद्दीन यल्दोज, और मध्य एशिया से, क्योंकि मध्य एशिया का इंटरफेरेंस इधर रहता था, गजनी की ओर को रहता था, और गजनी पर अगर मध्य एशिया के शासक का या किसी का अधिकार हो जाता है, प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, तो फिर वो भारत भी संकट में पड़ता था। तो मुख्य जो चुनौती थी वो थी भारत के तुर्की राज्य को, यानी दिल्ली सल्तनत को गजनी और मध्य एशिया से अलग करके उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित करने की चुनौती इस समय उसके सामने थी। तो ये सारी तमाम कठिनाइयाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने थी जब वो गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी इन कठिनाइयों का समाधान किस तरह से किया, शासक के रूप में उसके क्या कार्य थे, तो अब हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दोज से कुतुबुद्दीन ऐबक की संघर्ष की बात करते हैं।
इस समय ख्वारिज्म के शाह के दबाव के कारण यल्दौज को गजनी छोड़ना पड़ता है। ख्वारिज्म के शाह की ऐसी संभावना लगने लगती है कि वो गजनी पर अधिकार कर लेगा। यल्दौज अब गजनी से निकलकर पंजाब पर आक्रमण करता है और भारत के तुर्की राज्य पर भी अपनी दावेदारी पेश करता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि यल्दौज की एक बेटी का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुआ था और वो उसका दामाद था। ऐबक जो है वो इस दावेदारी का विरोध करता है, वो यल्दौज को युद्ध में पराजित करता है और हारने के बाद ताजुद्दीन यल्दौज पंजाब को छोड़ने के लिए मजबूर होता है। लेकिन चूंकि इस समय गजनी भी असुरक्षित था, ख्वारिज्म के शाह की गजनी पर अधिकार करने की आशंका अभी भी बनी हुई थी, इसलिए गजनी की जनता कुतुबुद्दीन ऐबक को इनवाइट करती है वहाँ शासन सत्ता को संभालने के लिए। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक आगे बढ़ता है, गजनी पर अधिकार कर लेता है, पर जो वहाँ की जनता और वहाँ के जो अमीर थे वो उसके शासन से संतुष्ट नहीं होते और वो एक बार फिर से गुप्त रूप से यल्दौज को इनवाइट करते हैं गजनी की गद्दी को संभालने के लिए। यल्दौज अचानक से गजनी पहुँच जाता है और ऐबक को इस कंडीशन में गजनी को छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से 40 दिन गजनी में रहने के बाद ऐबक को फाइनली गजनी को छोड़ना पड़ता है और एक तरह से गजनी का ये जो अभियान है वो हम देखते हैं कि वो स्थायी लाभ का ऐबक के लिए नहीं रहता। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यल्दौज भी कुतुबुद्दीन ऐबक के भारत के राज्य पर, जो तुर्की राज्य था यानी दिल्ली सल्तनत, उस पर अधिकार करने में असमर्थ रहता है और वो आगे अपनी इसके शासनकाल में, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में दावेदारी भी पेश नहीं कर पाता। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बहुत बड़ी सफलता थी। और इसमें एक सफलता और ऐड हो जाती है, वो है मध्य एशिया के प्रभाव से भी दिल्ली सल्तनत को मुक्त रखना, मध्य एशिया के संकट से भी भारत के तुर्की राज्य को मुक्त रखना, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक न केवल यल्दौज को पराजित करता है पंजाब में, बल्कि वो एक बार गजनी पर भी अधिकार कर लेता है। हालांकि दोबारा यल्दौज फिर से गजनी पर अधिकार कर लेता है, लेकिन कम से कम गजनी पर जो ख्वारिज्म के शाह का अधिकार करने की जो संभावना होती है वो संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर गजनी पर मध्य एशिया के अगर किसी भी का रूप में प्रभाव रहता है तो ये संकट निश्चित रूप से भारत के तुर्की राज्य के लिए भी निश्चित रूप से संकट होता है, क्योंकि भारत के तुर्की राज्य की पश्चिमी सीमा पर ही गजनी का राज्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों ही जो बहुत बड़े संकट थे उनसे अपने शासनकाल में ऐबक दिल्ली सल्तनत को पृथक रखने में कामयाब होता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐबक की जो लाहौर को उसने राजधानी बनाया था, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि भारत के लिए या दिल्ली सल्तनत के लिए जो तुर्की राज्य था उसके लिए सबसे बड़ा जो संकट था वो गजनी और मध्य एशिया की ओर था। तो उसके लिए ज़रूरी था कि भारत के उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है उसी के ही अंतर्गत किसी क्षेत्र को राजधानी बनाया जाए, और इसीलिए अपने पूरे शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाए रखा, ऐसा माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं बंगाल के अभियान की कि बंगाल को कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस तरह से दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। बंगाल के बारे में मैंने भी बताया था कि इस समय वहाँ अली मर्दान खिलजी को गद्दी से हटाकर कैद कर लिया जाता है और मोहम्मद शीरा को गद्दी पर, जो खिलजी सरदार हैं, वो इस शर्त पर बैठाते हैं कि वो बंगाल को दिल्ली की अधीनता से मुक्त करके एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखेगा। तो ऐसी स्थिति में अली मर्दान कैद से निकलकर कुतुबुद्दीन ऐबक से मदद मांगता है। कुतुबुद्दीन ऐबक अली मर्दान खिलजी को इसी शर्त पर मदद देने के लिए तैयार होता है कि वो दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करेगा और पारशी कर देगा। जाहिर है अली मर्दान इस शर्त को मान जाता है। इसके बाद ऐबक कैमाज रूमी के नेतृत्व में वहाँ एक सेना भेजता है। बंगाल के अभियान में कैमाज रूमी सफल होता है और बंगाल को जीतकर दिल्ली सल्तनत की अधीनता में अली मर्दान को गद्दी पर बैठा दिया जाता है बंगाल की। तो इस तरह से बंगाल की समस्या का समाधान कुतुबुद्दीन ऐबक करने में सफल होता है अपने शासनकाल में। अब हम बात करते हैं राजपूतों की। राजपूत, जिनके बारे में मैंने बताया था कि वो एक स्वतंत्रता प्रेमी कौम थी और वो लगातार जब भी उन्हें मौका मिलता था वो अपने आप को स्वतंत्र करने की उन्होंने चेष्टा लगातार की। ये जो है राजपूतों के प्रति जो नीति है उसमें हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासनकाल में एक शासक के रूप में वो असफल दिखाई देता है। इस समय हम देखते हैं कि जो चंदेल थे मध्य भारत में, जेजाग भुक्ती या बुंदेलखंड के क्षेत्र में, जिनकी राजधानी कालिंजर थी, तो वो कालिंजर के किले को फिर से जीत लेते हैं चंदेल।
जो गहड़वाल शासक था हरिश्चंद्र, तो वो उन्होंने एक तरह से गहड़वालों ने हरिश्चंद्र के नेतृत्व में फर्रुखाबाद और बदायूं के जो प्रदेश थे वहाँ अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से पाने की पूरी कोशिशें शुरू कर दी थी और उनमें काफ़ी हद तक सफलता भी पाली थी। जो प्रतिहार थे, जिन्हें परिहार भी कहते हैं, वो ग्वालियर पर फिर से उन्होंने अधिकार कर लिया था। तो एक तरह से राजपूत जो है वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे और हम ये देखते हैं कि काफ़ी राजपूत जो हैं अपने इस कोशिश में सफल भी हो गए थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक चूँकि मध्य एशिया और गजनी और बंगाल का जो संकट जो उसके सामने था तो उसमें बिजी रहता है, तो इसलिए वो राजपूतों के विरुद्ध कोई आक्रामक नीति नहीं अपना पाता और राजपूतों पर नियंत्रण करने में वो एक शासक के तौर पर असफल दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि राजपूतों के विरुद्ध जो उसकी नीति थी या राजपूत जो नीति थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, उसमें वो शासक के तौर पर विफल होता है, जबकि मोहम्मद गौरी के सेनानायक के रूप में, उसके वायसराय के रूप में वो राजपूतों के अगेंस्ट लगभग हर जगह ही सफल दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं नासिरुद्दीन कुबाचा की। नासिरुद्दीन कुबाचा ये भी एक तुर्क अधिकारी था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था और ये भी कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत पर अपनी दावेदारी पेश करता था। तो यल्दोज की तरह नासिरुद्दीन कुबाचा, जैसे कि मैंने बताया था कि ये मुल्तान और उच्च इसके अधिकार में थे। नासिरुद्दीन कुबाचा भी उसके लिए घातक हो सकता था, लेकिन नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ उसने कूटनीति का सहारा लिया और मित्रतापूर्ण संबंध रखे यल्दोज के विपरीत। और नासिरुद्दीन कुबाचा से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किया। तो नासिरुद्दीन कुबाचा के बारे में हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में उसने आगे कोई विरोध करता हुआ नहीं दिखाई देता और मुल्तान और उच्च में अपने शासन को वो जारी रखता है और कोई भी संकट, कोई भी प्रॉब्लम कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए क्रिएट नहीं करता हुआ दिखाई देता। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन करेंगे और उसमें उसकी उपलब्धियों को भी डिस्कस करेंगे और जो उसकी दुर्बलताएं या असफलताएं हैं उनका भी जिक्र करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मध्यकाल के जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने उसकी काफ़ी तारीफ़ की है, जैसे फरिश्ता, फ़क्र मुदव्विर, हसन निजामी, मिनहाज सिराज, तो उन्होंने उसकी काफ़ी प्रशंसा की है। इवन अबुल फजल जो इनकी तुलना में, जो इन इतिहासकारों की तुलना में धार्मिक जो उसका दृष्टिकोण था वो उदार था और जो अकबर के नवरत्नों में से एक था, फारसी का बहुत बड़ा विद्वान था और जिसने सबसे बड़ी बात है कि महमूद गजनवी की जिसने आलोचना की है इस वजह से कि उसको निर्दोष व्यक्तियों का खून बहाने वाला उसने महमूद गजनवी को बताया, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक की तारीफ़ करता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की अब हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी यही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में इस्लामी राज्य यानी दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था और ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रशासन के क्षेत्र में देखें, प्रशासनिक क्षेत्र में, तो उसने किसी नई संस्था का निर्माण नहीं किया, लेकिन प्रशासन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्की शासन पद्धति में भारतीय परंपराओं को जोड़कर जिस पद्धति को अपनाया, यानी कि भारतीय परंपराओं के साथ तुर्की शासन पद्धति, तो इसी का ही अनुपालन कहीं ना कहीं जो दिल्ली सल्तनत के बाद के सुल्तान थे उन्होंने भी किया, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन या सुधार करके। अपनी लगभग 4 वर्ष की अवधि में, शासन की अवधि में शांति और व्यवस्था को स्थापित करने में कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी हद तक सफल रहता है। कला और साहित्य को भी उसने संरक्षण प्रदान किया। स्थापत्य कला का विकास जो उसके शासनकाल में हुआ, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मैं उन इमारतों को डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी मैं उनके सिर्फ नाम लूँगी। 2 इमारतों का निर्माण उसने दिल्ली में कराया। किला राय पिथौरा के समीप ही इन दोनों इमारतों का ये दिखाई देती हैं, जिसमें पहली है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और दूसरी है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का वो आधार ही तैयार करवा पाया था और बाकी इसको पूरा करने का काम हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में। एक और मस्जिद का उसने निर्माण कराया था अजमेर में, अजमेर पर अधिकार करने के बाद, वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। और इनके बारे में मैंने डिटेल में कि किस तरह से हिंदू मंदिरों को तोड़कर इन इमारतों का, उनके अवशेषों से इन इमारतों का निर्माण कराया गया, तो ये सब मैं बता चुकी हूँ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में भी, और जो प्रीवियस जो मेरा जो सेशन था उसमें भी मैंने बताया था। विद्वानों को भी उसने संरक्षण प्रदान किया और उनमें जो 2 प्रमुख जो विद्वान थे, हसन निजामी और दूसरा फारसी का जो दूसरा बड़ा विद्वान था फ़क्र मुदव्विर, वो उसके दरबार में थे। हसन निजामी का मैंने जिक्र जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उसमें भी मैंने किया था। उनकी जो रचना है वो है ताजुल मासिर, जो प्रसिद्ध रचना है, काफ़ी तुर्क आक्रमणों के बारे में जानने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
और दूसरा जो फ़ारसी का विद्वान है वो है फ़ख्र ए मुदव्विर। ये भी बहुत महान एक तरह से विद्वान था और इतिहास लेखन इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी रचनाएं हैं आदाब उल हर्ब अल शुजात और शजारा ए अंसाब, ये इसकी रचनाएं हैं। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक की दो तरह की भूमिकाएं दिखाई देती हैं। जो पहली भूमिका है उसकी वो है शासक बनने से पहले मोहम्मद गौरी के भारत में सैन्य अभियानों के दौरान मोहम्मद गौरी के सेना नायक और मोहम्मद गौरी की विजित प्रदेशों की इंचार्ज या प्रभारी के रूप में उसकी भूमिका। और जो दूसरी भूमिका है उसकी शुरुआत 1206 से होती है, यानी कि दिल्ली सल्तनत के पहले शासक के रूप में 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और वो 1206 से 10 तक वो दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में दिखाई देता है और 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसा कि मैंने बताया। अब इन दोनों भूमिकाओं की अगर हम तुलना करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो ज़्यादा उपलब्धियां हैं वो पहली भूमिका में दिखाई देती हैं। मोहम्मद गौरी की अधिकांश विजयों का जो श्रेय है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशन में भी बताया था और इस सेशन में भी बताया था। मोहम्मद गौरी की भारत की सफलताओं का जो मुख्य श्रेय है वो ऐबक की वफादार सेवा और परिश्रम को निश्चित रूप से दिया जा सकता है, लेकिन शासक के रूप में भी उसकी उपलब्धि को कम नहीं आंका जा सकता। जो शासक के रूप में सबसे बड़ी जो उसकी उपलब्धि थी, जैसे कि मैंने शुरू में भी अभी इसमें बताया उपलब्धियों का जिक्र करते हुए, वो यही थी कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद तुर्की राज्य को अस्थिर परिस्थितियों में स्थिरता उसने प्रदान की और स्थायित्व प्रदान करने की भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोशिश की, जो बहुत बड़ी बात थी। दूसरी जो उसकी सफलता है वो इस रूप में दिखाई देती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को गौर और गजनी इन दोनों के स्वामित्व से मुक्त करने की, इन दोनों के प्रभुत्व से मुक्त करके उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने की कोशिश की। ये कोशिश की शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि क्योंकि पूरी तरह से इनका जो प्रभाव है वो ख़त्म नहीं हो पाया था। यही जो प्रॉब्लम है, जो गजनी की प्रॉब्लम है या ये जो मध्य एशिया की प्रॉब्लम है या ख्वारिज़्म के शाह की प्रॉब्लम है, तो इन सब प्रॉब्लम को इल्तुतमिश को भी फेस करना पड़ा था, लेकिन अस्थायी रूप से ही सही अपने शासनकाल में उसने जो दिल्ली सल्तनत है या जो तुर्की राज्य है उसको सुरक्षित रखने की उसने कोशिश की और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। उसकी उपलब्धियों के बावजूद एक व्यक्ति और शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक की दुर्बलताओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर व्यक्ति के रूप में उसका आकलन करते हैं तो हम देखते हैं कि अनेक अवसर पर उसने धार्मिक संकीर्णता का प्रदर्शन किया। हिंदू मंदिरों और इमारतों को ध्वस्त करके उनके अवशेषों से जिस तरह से मस्जिदों का निर्माण उसने किया, तो उसको किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर वो दानशील था तो दानशील होने के साथ साथ अनेक व्यक्तियों का रक्त बहाने में भी वो संकोच नहीं करता था। प्रशासन में भी उसने किसी विशेष सिद्धांत का पालन वो नहीं कर पाया। हालांकि तर्क दिया जाता है कि उसको वक्त कम मिला, लेकिन शेर शाह सूरी को भी केवल 5 साल मिले थे, पर और 5 साल में एक महान प्रशासक का आदर्श उसने प्रस्तुत किया, तो ये तर्क बहुत सही नहीं ठहरा जा सकता इसको। इसके अलावा ऐबक के शासन में स्थायित्व के गुणों का भी अभाव दिखाई देता है। वो अपनी जीवन में दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से स्थायित्व प्रदान नहीं कर सका और साथ ही उसे गजनी सुल्तानों की जो संप्रभुता के दावे से भी पूरी तरह से मुक्ति नहीं दिला सका। हालांकि उसने अस्थायी समाधान कर दिया था, तो ये कार्य अधूरी रह गए जिनको पूरा इल्तुतमिश ने किया। उसकी मृत्यु के बाद 1210 में आराम शाह गद्दी पर बैठता है। अब अगले सेशन में हम इल्तुतमिश को डिस्कस करेंगे।